हे गाइस, वेलकम बैक टू बी कॉमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल का क्या बैकग्राउंड था, क्या हिस्ट्री था। हम हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, हम वो पढ़ेंगे। तो गाइस, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। जो हेनरी फ्योल थे वो बॉर्न हुए थे 1841 में और उनकी डेथ हुई थी 1925 में। ओके, सो जो हेनरी फ्योल हैं उनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है, तो आप ना वहाँ पर लिखेंगे हेनरी फ्योल, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब हम इनकी बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री पढ़ते हैं ऑफ हेनरी फ्योल की। सो हेनरी फ्योल वॉज बॉर्न इन फ्रेंच इन 1841। हेनरी फ्योल का जन्म जो था वो फ्रेंच में हुआ था 1841 में। ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860। उन्होंने 1860 में उनको डिग्री मिली थी माइनिंग इंजीनियर में और उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट करा था एज एन इंजीनियर। एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने अपना काम स्टार्ट करा इन अ कोल माइनिंग कंपनी। एक कोल माइनिंग कंपनी थी, वहाँ पे उन्होंने काम स्टार्ट किया। उनका जन्म हुआ 1841 में, उनको डिग्री मिली 1860 में और उसके बाद उन्होंने एक इंजीनियर के रूप में कोल माइनिंग कंपनी में काम किया। 1888 में ही वॉज प्रमोटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जिस कंपनी में वो इंजीनियर अपॉइंट हुए थे 1888 में उनको प्रमोट कर दिया गया और वो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। एट दैट टाइम जब वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, द कंपनी वॉज इन सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। जो कंपनी थी उसको क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी फेस करनी पड़ गई कंपनी को। वो इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में आ गई। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। तो हेनरी फ्योल ने क्या किया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करा एंड अप्लाइड हिज मैनेजरियल टेक्निक्स। और उनके पास जो अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स थी उनको उन्होंने अप्लाई किया टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सीड। कि कंपनी को किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकालें, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन से, और सक्सीड हों। क्योंकि वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, तो ये उनका कर्तव्य बनता था कि वो कंपनी को इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से बाहर निकालें। When he retired after 30 years, जब वो 30 ईयर्स के बाद रिटायर हुए, द कंपनी वॉज अ लीडिंग स्टील कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो जब उन्होंने उस कंपनी में 30 साल काम किया और 30 साल के बाद रिटायर होने के बाद जब वो रिटायर हुए तो वो कंपनी एक बहुत बड़ी कोल और स्टील कंपनी बन चुकी थी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड। जो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं रह गई थी, लीडिंग कोल स्टील कंपनी बन चुकी थी, जिसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। और कहाँ एक टाइम ऐसा था जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे कंपनी के, तो कंपनी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में पहुंच गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी अच्छी जो भी उनके पास अपने एक्सपीरियंस से, जो भी उनके पास मैनेजरियल टेक्निक्स थी, उन्होंने उसको अप्लाई किया और जो भी प्रॉब्लम थी उनको फेस किया और उसके बाद अच्छा काम किया और उनको सक्सेस मिली। ठीक है, तो हम इसमें याद करेंगे कि हेनरी फ्योल का जो जन्म हुआ था वॉज बॉर्न इन फ्रांस में हुआ था 1841 में। उनको डिग्री मिली माइनिंग इंजीनियरिंग में, कब, 1860 में उनको डिग्री मिली। डिग्री मिलने के बाद उन्होंने एज एन इंजीनियर काम शुरू करा। कहाँ पर काम शुरू करा, कोल माइनिंग कंपनी में। 1888 में वो प्रमोट हो गए उसी कंपनी के अंदर। 1888 में वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए कंपनी के। तो जब वो कंपनी के डायरेक्टर बने, द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मीन्स होता है दिवालिया। जो कंपनी थी वो कौन सी सिचुएशन में आ गई, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में आ गई। ही एक्सेप्टेड द रिस्क। उन्होंने रिस्क को एक्सेप्ट करा। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। जो भी चैलेंज था उसे एक्सेप्ट करा और अपनी मैनेजरियल टेक्निक्स लगाई। ठीक है, और फिर वो सक्सेस हो गए। तो जब उनको रिटायरमेंट मिली तब तक जो कंपनी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड बना चुकी थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हेनरी फ्योल ने क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या थे। प्रिंसिपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, हमने वो सब कुछ पढ़ा। अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे वो हेनरी फ्योल ने दिए। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं।
कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल क्या हैं, जिसमें से पहला प्रिंसिपल आता है कि सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दो। क्या करो, काम को बांट दो। द वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क, काम को छोटे छोटे भागों में बांट दो, स्मॉल स्मॉल टास्क में बांट दो जॉब को। एंड ईच वर्क इज डन बाय अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट, और हर एक काम जो है वो किसके द्वारा कराया जाए, एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट के द्वारा कराया जाए जो उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा हो, ठीक है। विच लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी, जिससे काम जो है वो बहुत ही ग्रेटर एफिशिएंसी से हो, स्पेशलाइजेशन से हो, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, एंड रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी वेस्ट एंड मूवमेंट्स, और किसी भी तरह का अननेसेसरी वेस्ट ना हो या किसी भी तरह का मूवमेंट। देखिए जैसे कुछ इस तरीके से समझिए, अगर कोई कंपनी में पर्सन है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज करना जानता है। कोई इंसान है वो सेल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो उसे सेल्स का काम दे दीजिए। इससे क्या होगा, क्योंकि उसको उसकी नॉलेज अच्छी है तो वो उसमें अच्छी पकड़ बना लेगा, अच्छा काम करेगा, और किसी भी तरह के जो अननेसेसरी वेस्ट है उससे बचाएगा, और काम भी क्या होगा, बहुत अच्छी एफिशिएंसी से होगा। इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, काम को बांटो। काम बांटने से क्या होगा, जो काम होगा वो अच्छी तरीके से होगा, ग्रेटर एफिशिएंसी से होगा, स्पेशलाइजेशन से होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और अननेसेसरी वेस्टेज और मूवमेंट्स क्या होंगे, उससे हम बच सकेंगे, रिडक्शन होगा उसमें। आगे सेकंड प्रिंसिपल इन्होंने बोला अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक लाइन में, एक वर्ड में बताऊं, अथॉरिटी का मीन्स होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है। तो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस, अथॉरिटी का मीन्स होता है पावर, आपके पास पावर होनी चाहिए कि आप डिसीजन ले सकें। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम, कि जो जॉब है उसको टाइम पर कंप्लीट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड डू हैंड इन हैंड, हाथों हाथ, ठीक है, होनी चाहिए। देखिए मैं आपको इसको समझाती हूँ। अगर किस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही मिलना ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी भी इंसान को सिर्फ अथॉरिटी मिल जाए, पावर मिल जाए, जिम्मेदारी ना मिले, तो वो काम अच्छे से नहीं करेगा ना। इसीलिए इन दोनों को ही होना ज़रूरी है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल, इन्होंने दिया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में थर्ड प्रिंसिपल इन्होंने बोला डिसिप्लिन, इट इज़ ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल बाय द सबऑर्डिनेट्स। इन्होंने बोला कि सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल के रूल्स को उनको ऑर्गेनाइजेशनल के रूल्स का पालन करना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरवाइजर। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा सुपरवाइजर होना ज़रूरी है एट ऑल लेवल्स, हर एक लेवल पर। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, ठीक है। देखिए डिसिप्लिन कौन मेंटेन कर सकता है, अगर एक अच्छा सुपरवाइजर होगा तो वो अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेगा। इसी तरीके से अगर एक, जैसे कहते हैं कि अगर क्लास में एक अच्छा मॉनिटर हो, ठीक है, तो वो अच्छी तरीके से क्या अपनी क्लास को मैनेज करके चलता है, ठीक है। इसी तरीके से एक अच्छा सुपरवाइज़र होगा ना सारे लेवल्स पर, और उनके ऊपर जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो क्या होगा, काम बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से होगा, और ऑफिस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की तरीके से काम होगा, डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ प्रिंसिपल इन्होंने दिया यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर should receive orders and instructions from one superior only। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि हर एक वर्कर को, एवरी वर्कर को शुड रिसीव ऑर्डर, हर एक वर्कर जो ऑर्डर रिसीव करेगा और इंस्ट्रक्शन रिसीव करेगा वो एक ही सुपीरियर से करेगा। ये नहीं है कि बहुत सारे जने उसको आके ऑर्डर दे जाएं और उसे काम करना पड़ेगा, नहीं, इसमें जितने भी वर्कर हैं उनको एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा। इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन, अदरवाइज क्या होगा, अगर एक वर्कर नहीं होगा ना, एक ही वर्कर अगर उनको ऑर्डर नहीं देगा, बहुत सारे लोग ऑर्डर देने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, कन्फ्लिक्ट होगा, एंड डिस्टर्बेंस होगी, एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, और एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग होगी। बेटा ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये पेपर में आता है।
और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, इनमें एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें एक ही हेड होता है, एक ही प्लान होता है. दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन को एंड कोऑर्डिनेशन को. 6 आता है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ठीक है, इट मीन्स जो सबऑर्डिनेशन है वो कैसा होना चाहिए, ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय. इसका मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है ना वो पूरा तो होना चाहिए वो, लेकिन आपके इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ के भी जो भी गोल्स हैं उनको पूरा करते हुए वो पूरा होना चाहिए. ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इन्होंने दिया रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ की रेन्यूमरेशन का मतलब होता है सैलरी. ठीक है, सो द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर. ये कह रहा है जो पूरा ओवरऑल जो पे होता है और कंपनसेशन होता है वो शुड बी फ्री, वो फ्री होना चाहिए टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी. द वेजेस शुड एनकरेज द वर्कर्स टू वर्क हार्ड एंड बेटर. जो भी हम वेजेस देते हैं एम्प्लॉयज़ को वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो उनको एनकरेज करते हैं काम करने के लिए, ताकि वो एनकरेज रहें, मोटिवेट रहें काम करने के लिए, वर्क हार्ड और अच्छा काम करने के लिए, बेटर वर्क करने के लिए. तो ये हो गया हमारा रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल एंड कंपनसेशन जो है वो फेयर होना चाहिए. ठीक है, आगे आता है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इस पे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है और आता है. ठीक है, सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. जो कंसंट्रेशन करना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे इन फ्यू हैंड्स ऑफ टॉप लेवल. इसमें देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो डिसीजंस जो भी लिए जाते हैं ना वो कौन लेता है, उनको लेने की पावर जो होती है सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल के लोगों के हाथों में होती है. यानी कि सीईओ वगैरह हो गए, सीएफओ हो गए, उन सब के हाथ में रहती है जो भी डिसीजंस लेने की पावर होती है. सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स ऑफ टॉप लेवल. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसमें जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है हर लेवल के मैनेजर को. बोथ शुड बी बैलेंस्ड, दोनों ही बैलेंस्ड होने चाहिए. एज नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन. ऐसा नहीं कह सकते, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है जो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन हो, यानी कि जिसमें सिर्फ सारी जितनी भी पावर्स हैं वो टॉप लेवल को ही दी जाए, या फिर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें सारी पावर जो सारे ही लोगों को दे दी जाए, यानी कि हर लेवल के मैनेजर को दे दी जाए, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो वही कह रहा है कि बोथ दोनों ही बैलेंस होना जरूरी है, सेंट्रलाइजेशन भी और डिसेंट्रलाइजेशन भी. ठीक है, आगे स्केलर चेन क्या होता है. स्केलर चेन होता है द फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक इज नॉन एज स्केलर चेन. देखिए, एक फॉर्मल चेन बनी रहती है सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में फ्रॉम हाई टू द लो रैंक्स. यानी कि अब जो सीईओ है कंपनी का, वो उन्हें कुछ बताना होगा, जो भी पॉलिसीज फ्रेम करते हैं तो वो मिडिल लेवल के लोगों को बताते हैं, और मिडिल लेवल क्या है, लोअर लेवल के लोगों को बताता है. ठीक है, तो ये क्या, ये एक फॉर्मल लाइन है कि जो टॉप लेवल है वो मिडल को बताएगा, मिडल वाला बताएगा लोअर लेवल को. तो उस फॉर्मल लाइन को कहते हैं, फिर वो जो फॉर्मल लाइन होती है, फॉर्मल चेन होती है अथॉरिटी की बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम हाई टू द लोवेस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन. उसको हम स्केलर चेन कहते हैं. लेकिन दिस चेन शुड नॉट बी वायलेटेड. ये चेन कभी भी वायलेटेड नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, ऐसे ही काम चलता है. लेकिन कभी कभार इन एमरजेंसी केस में, इन एमरजेंसी एम्प्लॉयज एट सेम लेवल कैन कॉन्टैक्ट थ्रू गैंग प्लान. लेकिन जब कभी कभार ऐसी एमरजेंसी आ जाती है कि टॉप लेवल मिडल से, जैसे नॉर्मल क्या होता है, टॉप लेवल मिडल को बोलता है, मिडल वाला लोअर को बोलता है,
लेकिन कभी कभार इन केस ऑफ इमरजेंसी के केस में क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है, जो आमने सामने के लोग होते हैं, सेम लेवल के लोग होते हैं, वो आपस में भी एक दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, एक दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं। एक वो जो आमने सामने सेम लेवल की चेन बनती है उसको कहते हैं गैंग प्लान, और जो हाईएस्ट टू लोवेस्ट होती है वो कहते हैं हम स्केलर चेन। अब आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एक ऐसी प्लेस जो कि सब चीजों के लिए और हर किसी के लिए, शुड बी इन इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस, pupil and material must be in a suitable place at appropriate time for maximum efficiency। जो pupil हैं वो suitable place पे होने चाहिए appropriate time पर और maximum efficiency। देखो आप कुछ इस तरीके से समझो, जैसे हमने डिवीजन ऑफ वर्क में भी ये देखा था कि जो काम है वो कुछ काम को डिवाइड करा जाए ऐसे लोगों के बीच में जो उस काम को कर सकते हैं। जैसे कोई सेल्स में एक्सपर्ट है तो सेल्स वालों को काम दे दो, कोई प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है तो प्रोडक्शन वाले को काम दे दो। इस तरीके से ऑर्डर में क्या होता है, एक ऐसी प्लेस जो कि एवरीथिंग एंड एवरी प्लेस एंड एवरीवन शुड बी इन इज डेजिग्नेटेड प्लेस। एवरीवन और एवरीथिंग जो भी होगा वो क्या होगा, अपनी एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर होंगे। प्यूपल हो एंड मटेरियल मस्ट बी इन अ सुटेबल प्लेस, वो उनकी सुटेबल प्लेस पर होंगी। जो लोग होंगे वो जहाँ सुटेबल हैं, उनकी जहाँ जगह होनी चाहिए वो वहीं पर होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो काम में है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। अब 11th आता है हमारा इक्विटी। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी। द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयरली प्ले शुड बी फॉलोड। नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड और पनिश। देखिए इक्विटी का एक सिंपल सा मीनिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपस में भेदभाव ना हो, सेक्स को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजियन को लेकर, सबको बराबर मानो। ठीक है, अब आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल में क्या है, आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय रिग्रियस प्रोसीजर। जब इंसान क्या होता है कि आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड, कोई भी एम्प्लॉय है वो आया, मतलब कोई कंपनी में आया, अब क्या हुआ, इंटरव्यू हो गया और वो सिलेक्ट हो गया, ठीक है, और वो अपॉइंट हो गया, जो भी प्रोसीजर कंपनी का होता है उस प्रोसीजर से वो अपॉइंट हो गया ना। अब क्या होगा, द सिलेक्टेड पर्सन, तो जो भी पर्सन सिलेक्ट हुआ है, शुड बी केप्ट एट द पोस्ट, उसे उस पोस्ट पर रहना चाहिए फॉर मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो रिजल्ट, जितने भी समय के लिए उसको उस पोस्ट पर रखा गया। यानी कि इससे एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ऑफ पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी। पर्सनल मीन्स कर्मचारी की जो कर्मचारी हैं, जो पर्सनल है, उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उन्हें एक टाइम पीरियड के लिए जहाँ पर रखा जाए, जिस प्लेस पर बोला जाए, उन्हें अपना रिजल्ट शो करने के लिए वहाँ पर काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है इनिशिएटिव। क्या होता है, इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। जो वर्कर्स हैं वो एनकरेज रहने चाहिए डेवलप के लिए एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स के लिए। इनिशिएटिव का मतलब होता है, इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। एक पहला कदम किस चीज के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए एक पहला कदम। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। ये क्या है, ये एक थिंकिंग आउट है और प्लान का एग्जीक्यूट है। समझ रहे हो, इनिशिएटिव का मतलब होता है ये एक पहला स्टेप होता है सेल्फ मोटिवेशन का। इससे क्या होता है, आपके जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनकरेज होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एस्पिरेट द कॉर्प्स। एस्पिरेट द कॉर्प्स को अगर मैं वन वर्ड में बोलूं, एस्पिरेट्स का मतलब होता है आई नहीं वी, यानी कि इसमें अकेला काम नहीं करेगा इंसान, सिर्फ मैं नहीं बोलेगा, हम बोलेगा, हम मिलकर काम करेंगे। ये नहीं मैं अकेला, वो अकेले के बारे में काम नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में। हम मतलब सबके बारे में सोचना पड़ता है। यहाँ पे आई वर्ड की जगह वी वर्ड यूज होता है। देखिए, मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। जो मैनेजमेंट है वो किसको प्रमोट करता है, टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है। अकेले एम्प्लॉय को नहीं, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं वो करता प्रमोट, वो पूरी टीम स्पिरिट।
शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग एम्प्लॉयज के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में, एंड मैनेजमेंट शुड प्रमोट द टीम वर्क। और जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, टीम वर्क को प्रमोट करता है, यानी कि वो चाहते हैं कि काम टीम वर्क जो हो वो उसमें प्रमोशन हो, लोग सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में ना सोचें, हम मतलब मिलकर काम करें, टीम में काम करें। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।